दुनिया में दो रोग ऐसे हैं कि जो सबको एक बार तो हुआ ही होगा। वन इज स्किन प्रॉब्लम एंड सेकंड इज बैकएक। स्किन की वजह से बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाते, मेंटल हेल्थ इश्यूज तक आते हैं लोगों को। विटलिगो की अगर बात करें तो विटलिगो गुजरात और राजस्थान दो में बहुत कॉमन है। इफ़ यू आर टू ब्लैक, जहाँ हम अफ्रीका की बात करते हैं और जहाँ हम फेयर स्किन की बात करते हैं, उन दोनों को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना इंडियन और ब्रिटिश लोगों को फ़र्क पड़ता है ब्रिटिश होने में। हमारी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है कंपेयर टू यूरोपियन स्किन। हम में मेलानिन है वो नेचुरली सन प्रोटेक्शन का रोल करता है। बोटॉक्स एंड फिलर्स जो लोगों को नहीं पता, तो बोटॉक्स है वो अपर फेस के लिए, फिलर है वो मिडल फेस के लिए और थ्रेड है वो लोअर फेस के लिए। बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाएंगे तो 6 महीना तक मसल्स रिलैक्स ही रहेंगे। 1 इंजेक्शन से 6 मंथ्स को सपोर्ट रहता है। मैरिज वगैरह इवेंट्स है तो वहाँ पे बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगवाते हैं, 25 की एज पे भी लगवाते हैं। वेम्पायर फेस लिफ्ट प्रोसीजर है, इसमें हम पेशेंट का ही ब्लड निकालते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस है एक पूरा, तो उसका भी एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया रहता है। कोरियन स्किन केयर के बारे में क्या कहना है आपका? डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षित रानपरा, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ इम्पैक्ट। थैंक यू अर्जुन। कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता होगा आपका, सर्जरीज एंड ऑल, स्किन से लेके हेयर तक आप सभी ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ओपीडी बहुत हाई रहती है। हम एक दिन में काफ़ी सारे पेशेंट्स देखते हैं क्योंकि स्किन है ना वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो कुछ ना कुछ को सबको वैसे ऐसा कहा जाता है कि दो चीज़ दुनिया में मीन्स दो रोग ऐसे हैं कि जो सबको एक बार तो हुआ ही होगा। वन इज स्किन प्रॉब्लम एंड सेकंड इज बैकएक। दो चीज़ ऐसी है, तो सब लोग एक बार तो हमारे पास विजिट लेने आना ही पड़ता है ऐसा है। राइट बहुत से लोग हैं जिनको स्किन के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, सो हम एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेरा मानना यह है कि स्किन के इश्यूज़ में या फिर उसके प्रोडक्ट्स में डीप में जानने से पहले व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ टू नो द स्किन। सो पहले एक बेसिक स्किन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, वैसे स्किन अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी देखें कि स्किन कितने लेयर्स रहते हैं वो सब देखें तो स्किन के 7 लेयर्स रहते हैं और उसमें सबसे नीचे वाला जो लेयर्स है उसमें नई नई स्किन बनती रहती है, वो धीरे धीरे ऊपर आती है, ऊपर से वो एक्सफोलिएट मीन्स गिरना कंटिन्यूस चालू रहता है। वो हमको दिखता नहीं है, हम यूजुअली नहाते धोते टॉवेल से पोंछते उस वक्त वो एक्सफोलिएट होती रहती है। तो स्किन के 7 लेयर्स रहते हैं और उसमें स्वेट ग्लैंड्स रहती है, सिबेसियस ग्लैंड्स रहती है। स्वेट ग्लैंड्स में से पर्सपिरेशन बाहर आता है, सिबेसियस ग्लैंड्स में से सीबम सिक्रीशन होता है। इसके साथ हेयर फॉलिकल भी रहता है सिबेसियस ग्लैंड के साथ। और स्किन के बेसिकली 3 टाइप्स रहते हैं, एक ऑयली स्किन है, एक ड्राई स्किन है और एक नॉर्मल स्किन है। कई लोगों को कॉम्बिनेशन स्किन भी रहती है कि कुछ पोर्शन ऑयली है कुछ पोर्शन ड्राई है। तो वैसे हमारा स्किन टाइप कौन सा है वो हम जान ले तो उसके बाद बाकी का सब जो इश्यूज है अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और जो कॉम्बिनेशन स्किन है वो टैकल करना बहुत टफ रहता है क्योंकि प्रोडक्ट्स जो भी रहती है वो आइदर ऑयली स्किन आइदर ड्राई स्किन की रहेगी। तो जिसकी कॉम्बिनेशन स्किन है उसको अगर ऑयली वाली स्किन वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो उसको ड्राई स्किन में थोड़ा इश्यूज हो गए, ड्राई वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो ऑयली स्किन में थोड़े इश्यूज रहेंगे। तो वो सेंसिटिव स्किन के लिए भी अलग प्रोडक्ट्स रहती है हमारे पास, ऐसा है। तो टोटल देयर आर 5 कैटेगरीज, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव, राइट। तो अगर किसी को अपने घर पे अपना स्किन का टाइप चेक करना है तो हाउ कैन दे डू इट? वैसे देख के हम बता नहीं सकते कि जैसे तुम्हारी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई, वो देख के पता नहीं चलता। अगर आप सुबह में उठे और एक टिश्यू पेपर लिया और आपने जैसे सबसे ऑयली पार्ट है वहाँ से पोंछ दिया और उसमें बहुत सारा ऑयल आता है तो हम बोलते हैं कि ये ऑयली स्किन है। और अगर हम पूछते हैं पेशेंट को कि आपकी स्किन कैसी है तो कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि मेरी स्किन कैसी होगी।
हम उसको पूछते हैं कि सुबह से मुंह नहीं धोया है और शाम को पूरा फेस ऑयली बन जाता है, दैट मीन्स योर स्किन इज ऑयली। अगर नॉर्मली रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट मीन्स योर स्किन इज़ नॉर्मल। और जिसकी स्किन ड्राई है उसको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, मॉइस्चराइज़र वगैरह, उस तरह से। स्किन की वजह से बहुत लोगों का हमने देखा है कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज तक आते हैं लोगों को, सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाते। स्किन का केयर कैसे करे, या फिर स्किन की केयर बेसिक कैसे करे कि जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस वो डाउन ना हो? राइट। वैसे जैसे टीनेज स्टार्ट होता है तब सीबम सिक्रेशन स्टार्ट होते हैं, तब जिसको ऑयल स्किन है उसको पिंपल्स होना स्टार्ट होते हैं। और अगर वो पिंपल्स को जैसे पिक करते हैं तो उसमें खड्डे बन जाते हैं, जिसको हम एक्ने स्कार बोलते हैं। एक्ने स्कार परमानेंट रह जाते हैं, लाइफ टाइम रहेंगे। दाग भी पड़ जाते हैं, जिसको हम पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन बोलते हैं। वो तो दवाई से चले जाते हैं। तो वैसे स्किन की केयर कैसे करना है वो हम देखें तो आपको फेस वॉश से दिन में 3 या 4 बार फेस वॉश करते रहना है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, दिन के 10 से 15 ग्लास मिनिमम पानी पीना है। जब भी बाहर जाओ तो स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करना है, तो सनस्क्रीनिंग लोशन लगा के ही जाना है। और जैसे कोई पार्टी फंक्शन में गए हो और मेकअप यूज़ किया है तो रात को आने से बाद जैसे हम आँख पे कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं तो हम कॉन्टेक्ट लेंस निकाल के ही सोते हैं, उस तरह से मेकअप भी आपको रिमूव करना ही है। तो फेस वॉश करके मेकअप रिमूव करके उसके बाद ही सोना है, उस तरह से। पिंपल और एक्ने आपने बताया, ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। बहुत लोग को एडल्ट एक्ने भी आता है। पिंपल्स तो सभी एज में हम देख रहे हैं कॉमन है। सेलेब्स को, लोगों को लगता है कि पिंपल और एक्ने नहीं आते, बट आई मस्ट थिंक देर आर वेज कि वो हाइड कर सकते हैं, या फिर इंस्टेंट ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड की जाती होगी। पर नॉर्मल लोगों का कॉन्फिडेंस 100% अफेक्ट होता है ऐसी चीज़ों से। तो थोड़ा पिंपल में बात करते हैं कि पिंपल केयर लिए स्पेसिफिक केयर क्या कर सकते हैं लोग एट एवरी एज? ओके। जैसे 12-15 साल के बीच में हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। अगर लड़का है तो उसकी हाइट बढ़ने लगेगी, बियर्ड ग्रो होने लगेगी, है बॉडी पे हेयर ग्रोथ आने लगेगा, उसका वॉइस चेंज हो जाएगा, गहरा वॉइस हो जाएगा। वो सब साइन है कि आपका मीन्स हार्मोनल चेंजेस आ रहा है। तो उस वक्त पिंपल स्टार्ट होते हैं। और यूजुअली हम देखते हैं कि लाइफ में 10 साल तक पिंपल्स आते जाते रहेंगे। उसके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहेंगे जो आपको आइडेंटिफाई करना है और उससे थोड़ा दूर रहना है। तो उसका ट्रिगरिंग फैक्टर्स मैं आपको बोलूँ तो जैसे हम ऑयली स्किन है तो उसको हम हेयर ऑयल नहीं यूज़ करना है, ऐसा बोलते हैं। दिन में 3-4 बार ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश आता है, उससे फेस वॉश करते रहना है। और उसको डाइट में हम डेयरी प्रोडक्ट्स से उससे दूर रहने का बोलते हैं। और आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, कॉफ़ी, वो सब जितना हो सके कम, 15 दिन पे एक बार या महीने पे एक बार लो तो चलेगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम करना है। पिंपल और एक्ने में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम ही है। हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में एक्ने बोलते हैं, अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो उसको हम पिंपल्स बोलते हैं। दोनों सेम ही है। और एक्ने के 4 टाइप्स रहते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है वो वाइट हेड्स है, सेकंड टाइप है वो ब्लैक हेड्स है, थर्ड है वो पेपुलर या पस्चुलर एक्ने, एंड फोर्थ वन है वो सिस्टिक एक्ने, जिसमें गट्ठे जैसे बड़े बड़े पिंपल्स बनते हैं। एक्ने स्कार्स का भी ज़्यादा इशू है। जिन लोगों को एक्ने में से निकल जाते हैं उसके बाद जो एक्ने स्कार्स रह जाते हैं, कुछ लोगों को वो लाइफ टाइम रह जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। यस, एक्ने स्कार, एक तो आप अगर पेपुलर पस्चुलर एक्ने है और उसको पिक करते हो, फोड़ते हो, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता तो वो डायरेक्टली निकाल ही देते हैं, पस पॉइंट निकाल देते हैं, तो उसको स्कार बन जाते हैं। और ग्रेड 4 एक्ने है, सिस्टिक एक्ने, उसमें अगर आप पिक नहीं करो तो भी स्कार बनेंगे। तो ग्रेड 4 एक्ने ना वो सबसे डेंजरस टाइप ऑफ एक्ने,
पेशेंट को हम बोलते हैं कि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उसको मिटाने के बाद उसके एक्ने स्कार के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ड्यूरिंग वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पिंपल के टाइम पर व्हाट डू यू थिंक दैट लोगों को आके क्लिनिकल कंसल्टेशन करना चाहिए या फिर देयर आर होम रेमेडीज? हमारे पास जब आते हैं तो सबसे पहले काफ़ी सारी होम रेमेडीज करके बाद ही आते हैं हमारे पास, ऐसा है। तो होम रेमेडीज में अगर आप देखो तो काफ़ी सारे लोग बेसन के लोट का वो लेप बनाते हैं, उसमें मलाई डालते, लेमन डालते, वो बना के फिर मुल्तानी मिट्टी भी काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मुल्तानी मिट्टी का काम क्या है कि वो ऑयल सिक्रेशन है वो उसको एब्सॉर्ब करेगी, तो वो भी हफ्ते में 2 ही बार लगाना है। लोग हर रोज़ रात को लगा के सो जाते हैं और सुबह में उठने के बाद धोते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक्सेस मुल्तानी मिट्टी लगाई तो वो जो बेसिक ऑयल सिक्रेशन है थोड़ा बहुत तो स्किन पे रहना ही चाहिए, एसेंशियल ऑयल्स उसको भी एब्सॉर्ब कर लेगी। तो अंदर ऑयली ग्लैंड्स को ऐसा मैसेज मिलेगा कि ऊपर की स्किन बहुत ड्राई है, तो वो और ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करेगी, तो रिबाउंड इफेक्ट आएगा। तो मुल्तानी मिट्टी अगर आप यूज़ करते हो तो हफ्ते में 2 ही बार यूज़ करो, 1 या 2 घंटा लगा के रात को फिर धो डालो। ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। कॉस्मेटिक फेस वॉश भी मिलते हैं बहुत सारे, वो भी पहले ट्राई कर सकते हैं, और डाइट रिस्ट्रिक्शन वो सब कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं है तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ ये है कि उसको कोई स्कार ना रहे, उसको कोई पिगमेंटेशन ना रहे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना हो, वो हमारा मेन पर्पज़ है। तो जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो क्या उन्हें आप ये होम रेमेडीज पे रिकमेंड करते हैं और जस्ट क्लिनिकली प्रूवन टेक्निक्स यू यूज़? क्लिनिकली प्रूवन बहुत सारी टेक्निक्स है, तो हम डायरेक्ट उस पर ही रखते हैं पेशेंट को। जैसे टेबलेट्स है उसके लिए कि जो एक्ने कोजिंग बैक्टीरियाज है उसको किल करती है। फिर ऑयल प्रोडक्शन कम करे ऐसी भी टेबलेट्स है। एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, साथ में क्रीम सब देते हैं, फेस वॉश देते हैं, और पिंपल्स का और डेंड्रफ का बहुत काफ़ी कुछ कनेक्शन है, दोनों के ऑर्गेनिज्म सेम है। तो अगर आपने पिंपल्स अच्छे कर लिए हैं लेकिन अगर आपके बाल में डेंड्रफ रह गया है तो रिकरेंस रेट्स बहुत हाई हो जाएगा, तो उसको हम एंटी डेंड्रफ शैम्पू भी साथ में यूज़ करने का बोलते हैं। राइट। और पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें, जो स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स जनरेट हो जाते हैं लोगों के लिए, क्या ये भी रिलेटेड है पिंपल या एक्ने से, और इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिसीज? बेसिकली एक क्लोआज़मा और मेलाज़मा ऐसा एक डिजीज़ है जो फीमेल में ज़्यादा दिखता है, मेल में कम दिखता है। उसमें दोनों चिक्स पे पिगमेंटेशन आ जाता है, उसके बाद नोज़ पे भी आएगा, आईब्रोज पे भी आएगा, और लिप्स के आसपास भी आएगा। तो उसके काफ़ी रीजंस रहते हैं। मेन रीजंस हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहता है, फिर एक्सेसिव सन एक्सपोजर भी की वजह से भी हो सकता है। फिर जो कई लोगों में हेरिडिटरी भी दिखता है, कई लोगों में हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है उसकी वजह से भी दिखता है, और टेंशन स्ट्रेस वाले जो लोग रहते हैं उसको भी ये क्लोआज़मा के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो एक पिगमेंटेशन पार्ट है, उसको हम फेशियल पिगमेंटेशन बोलते हैं। और जैसे पिंपल्स के बाद भी छोटे छोटे दाग रह जाते हैं, पिंपल्स मिट गया उसके बाद भी थोड़ा पहले ब्राउन स्पॉट दिखेगा, फिर रेडिश स्पॉट दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होगा, तो उसको हम पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन बोलते हैं। आपके क्लिनिक में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं स्किन रिलेटेड वो क्या है? हमारी ओपीडी अगर देखे तो उसमें 40% एक्ने की रहती है। वाह। फिर बाकी के 40% हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, और बाकी के 20% जो रहते हैं वो फंगल इन्फेक्शन। अभी जैसे समर है तो फंगल इन्फेक्शन, समर और मानसून 2 सीज़न ऐसे कि उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा दिखेगा। क्या ये जो क्लोजली निट फैमिलीज होते हैं जो पुअर हाइजीन मेंटेन करते हैं उनमें ज़्यादा होता है फंगल इन्फेक्शन, या फिर डेली रूटीन में जो हेल्दी लोग हैं प्रॉपर मेंटेन करते हैं हाइजीन उनको भी हो सकता है?
वैसे हाइजीन जिसका अच्छा नहीं है उसको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाइजीन अगर अच्छा बहुत बढ़िया रखा है तो फंगल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और फंगल है वो कंटाजियस भी है, जिसको एक फैमिली में एक मेंबर को फंगल इन्फेक्शन हुआ है और अगर सब कपड़े एक वॉशिंग मशीन में साथ में धोते हैं तो दूसरे में भी जाने के चांसेस रहते हैं। राइट। आपने सनस्क्रीन की बात की थोड़ी देर पहले। इंडिया में स्पेशली हम देखें समर में जो लोग, आई बिलीव 90-95% ऑफ द लोग जो बाहर घूमते हैं, दे डोंट यूज़ सनस्क्रीन। तो उसकी क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं इतनी धूप में? जो एक्सपोज पार्ट है वो आपको पिगमेंटेड लगेगा कंपेयर टू अनएक्सपोज पार्ट। दूसरा ये है कि अगर सनस्क्रीनिंग यूज़ नहीं किया है तो पिगमेंटेशन के चांसेस, जैसे क्लोआज़मा मैंने बोला जो दाग धब्बे है, उसके चांसेस पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और तीसरी मेन बात यह है कि अगर कंटिन्यूस आपने सन एक्सपोजर लिया हुआ है कई सालों तक तो एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा, रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाएंगी, स्किन डैमेज भी काफ़ी होगा अल्ट्रावायलेट रेस से। सनस्क्रीन के बेसिक्स भी क्या हैं? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि ज़्यादा SPF सनस्क्रीन का मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, और मे बी वो ये भी सोचते हैं कि SPF 30 का है तो शायद हम 4 घंटे के बाद रीअप्लाई करेंगे, SPF 50 का है तो शायद पूरा दिन जल जाएगा। तो ये इसमें से क्या मिथ्स है और क्या रियलिटीज़ है? बेसिकली SPF मीन्स सन प्रोटेक्शन फैक्टर ये है। और इंडिया में जैसे अगर आप एकदम हैवी सन एक्सपोजर नहीं है तो 30 या रिलेटेड टू 30 सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। और अगर काफ़ी जैसे दोपहर को धूप में निकलना है तो आपको सनस्क्रीन है वो 50 या मोर देन 50 वो यूज़ करना चाहिए। तो हम लोग तो वैसे अराउंड 50 इंडियन स्किन है उसको अराउंड 50 सनस्क्रीन SPF वाला सनस्क्रीनिंग रिकमेंड करते हैं समर में। समर में या। और अभी तो जैसे ये क्लोआज़मा मेलाज़मा वाले पेशेंट्स रहते हैं तो उसको तो 80 90 100 अभी 115 तक का SPF वाला सनस्क्रीनिंग भी मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या ओवर द काउंटर मिल जाता है या फिर ओनली विद द प्रिस्क्रिप्शन? विद प्रिस्क्रिप्शन मिलता है अबव 50। हाँ। और जैसे सनस्क्रीनिंग हम लोग अगर कोई डिजीज़ है तो उसको हम बोलते हैं कि सनस्क्रीनिंग है वो आप मेडिकेटेड सनस्क्रीनिंग यूज़ करो, कॉस्मेटिक सनस्क्रीनिंग यूज़ मत करो। मीन्स कॉस्मेटिक सनस्क्रीनिंग है तो उसमें कोई उसको सर्टिफिकेशन प्रोसेस में से पास नहीं होना है। कोई भी अच्छी ब्रांड का सनस्क्रीनिंग आपने लिया उसमें अगर लिखा हुआ है कि जैसे 90 SPF है तो उसमें 90 ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि उसको कोई सर्टिफिकेशन प्रोसेस में से पास नहीं होना है। अगर मेडिकेटेड सनस्क्रीनिंग है तो उसका तो हर एक बार लेबोरेटरी में चेकअप होगा, एग्जैक्ट होगा तो भी उसको लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो जैसे फेस में हम मेडिकेटेड सनस्क्रीनिंग यूज़ करने का बोलते हैं। अगर किसी के पास अपना कॉस्मेटिक सनस्क्रीनिंग पड़ा है तो हम उसको बोलते थे कि उसको नेक या हैंड्स पे आप यूज़ कर लो और नेक्स्ट टाइम जब भी लो तो मेडिकेटेड सनस्क्रीनिंग यूज़ करना। जो लोग को डिसीज है उनको या नॉर्मल लोगों को? नॉर्मल को भी, आइडियली नॉर्मल। सो इट्स बेटर यूज नेचुरल मेडिकेटेड। सनस्क्रीन की हमने बात की, स्किन कैंसर की भी हम बात करते हैं। क्या सनस्क्रीन ना लगाने से और 40-45 डिग्रीज जो इंडिया में रहता है वो धूप में बाहर जाने से देयर आर मोर चांसेस फॉर द स्किन कैंसर? स्किन कैंसर है ना वो इंडिया में बहुत रेयर है। स्किन कैंसर जैसे वाइट पीपल में बहुत ज़्यादा उसके चांसेस रहते हैं। एक मैलिग्नेंट मेलानोमा स्किन कैंसर है। मैंने अपनी 30 इयर्स की कैरियर में एक ही केस देखा है मैलिग्नेंट मेलानोमा का, और वो हमने कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था क्योंकि इतना अनकॉमन है इंडिया में। हमारी स्किन में जो मेलानोसाइट्स है हमारी स्किन में और वाइट स्किन में दोनों में मेलानोसाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम ही रहता है, लेकिन हमारी थोड़ी टेंट स्किन आती है। स्किन के 6 टाइप्स है। हमारी स्किन जो है वो टाइप 4-5 उसमें आएगी। अफ्रीकन स्किन है वो 5-6 में आएगी। यूरोपियन स्किन है वो 1-2-3। मतलब जितना स्किन ब्राइट है उतना टाइप 1 से लेके हाँ तो टाइप 6 इज द मोस्ट डार्क। हाँ, टाइप 6 इज मोस्ट डार्केस्ट एंड 1 इज एकदम फेयर। तो हमारी स्किन है वो 3-4-5।
मोस्टली इंडियंस 3 या 4 में रहते हैं, ऐसा है। तो हमारी स्किन में जो मेलानोसाइट्स है उसका मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है कंपेयर टू यूरोपियन स्किन। तो हम में मेलानिन है वो नेचुरली सन प्रोटेक्शन का रोल करता है, तो हमारे में कैंसर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, तो उसमें ओजोन लेयर बहुत कम है और उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगे वो काफ़ी डेंजरस हो गए कंपेयर टू इंडियन सिनारियो। तो जो आपने वो मेलानोसाइट की बात की, वो क्या कलर रिप्रोडक्शन में भी डार्कनेस में भी उसका रोल है? मेलानोसाइट्स है ना, बेसिकली मैंने जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, तो उसमें जो सबसे बेसिक लेयर है उसमें 2 सेल्स है, एक केराटिनोसाइट्स, एक मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स है उसका रोल है मेलानिन प्रोडक्शन, तो वो कलर देता है हमारी स्किन को। और केराटिनोसाइट्स है वो नॉर्मल स्किन के सेल्स रहता है। और जहाँ पे वाइट स्किन, आपने कोड सुना होगा विटलिगो, तो विटलिगो है उसमें मेलानोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो मेलानिन प्रोडक्शन नहीं करते, तो वो पोर्शन वाइट रह जाता है, तो उसको हम कोड बोलते हैं, ऐसा है। विटलिगो की अगर बात करें तो जिन लोगों को विटलिगो का डिजीज़ है, धीरे धीरे कुछ लोगों का स्किन पूरा कलर लूज कर देता है एंड दे बिकम अ लॉट वाइटर। जो ओरिजिनल वीटिश टोन है वो उनका लूज हो जाता है। तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या इट्स जस्ट दैट स्किन कलर, उसके अलावा कुछ नहीं है? विटलिगो वैसे गुजरात और राजस्थान 2 में बहुत कॉमन है। उसका रीज़न तो हमें पता नहीं है, लेकिन मे बी मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो पॉसिबल है। केमिकल का कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से पॉसिबल है। विटलिगो में दूसरा कुछ नहीं है, वैसे तो वो एक सोशल डिजीज़ है, उसमें लाइफ का कोई दूसरा मीन्स थ्रेटनिंग वो थ्रेटनिंग नहीं है। जितने साल जीने वाला है उतने साल ही जिएगा पेशेंट, लेकिन सोशल अगर कोई देखे तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो एक मेन रीज़न है। और विटलिगो वाले पेशेंट से उसको सनलाइट में जाने से उसकी स्किन एकदम रेडिश हो जाएगी। एकदम काफ़ी ज़्यादा सन एक्सपोजर लिया है तो फुल्ले भी बन जाते हैं, क्योंकि उसमें मेलानिन नहीं है, तो ये जो नेचुरल प्रोटेक्शन है वो नहीं है, तो सन रेज है वो काफ़ी डीप तक चले जाते हैं, तो वो डैमेज अंदर ज़्यादा कर सकते हैं। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो टाइप 1 और टाइप 2 की स्किन होती है जो ज़्यादा वाइट होती है, उन लोगों को स्किन कैंसर के चांसेस ज़्यादा है। तो जिन लोगों को विटिलिगो हुआ है, जो अपना कलर लूज़ करते हैं, मेलानिन भी साथ में लूज़ करते हैं, और जैसे आपने बोला कि रेज पेनिट्रेट करते हैं स्किन में, तो उनमें क्या स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाता है? तो ज़्यादा रहता है, राइट। वो उसी के लिए कि मेलानिन कम हो गया। मेलानिन का नेचुरल प्रोटेक्शन है वो लेयर नहीं है, उस वजह से। स्किन टोन की वजह से भी बहुत लोग अफेक्ट होते हैं। स्किन वाइटनिंग का तो इंडिया में बरसों से ट्रेंड है। द फेरर यू आर, लोग समझते हैं कि द बेटर गुड लुकिंग यू आर। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि इफ़ यू आर टू ब्लैक, जहाँ हम अफ्रीका की बात करते हैं, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, और जहाँ हम फेयर स्किन की बात करते हैं, उन दोनों को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना इंडियन और वीटिश लोगों को फ़र्क पड़ता है वीटिश होने में। ये स्किन टोनिंग और स्किन फेयरनेस ट्रीटमेंट्स क्या होती है? बेसिकली जो फेयरनेस ट्रीटमेंट है उसमें हम मेलानोसाइट्स में से मेलानिन का प्रोडक्शन कम करने का काम करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और अभी तो टेबलेट्स भी अवेलेबल है, जैसे एक ग्लूटाथायोन टेबलेट है, उसमें उसका वाइटनिंग में बहुत अच्छा रोल है। अभी तो ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस भी आते हैं, तो जिसको अगर कोई इवेंट है, आपकी 3 मंथ्स इवेंट है, तो वो लोग हर हफ्ते ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लेते हैं। 8-10 इंजेक्शन लेके तो टोन आपका एक ग्रेड कम हो जाएगा। जैसे आप अगर ग्रेड 5 में हो तो आप 4 तक चले जाते हो, ऐसा ऑल ओवर बॉडी वाइटनिंग मिलता है। दूसरा, विटामिन सी का भी पिगमेंट रिमूवल में काफ़ी अच्छा रोल है। और बाकी प्रोडक्ट्स है, क्रीम वगैरह है जो हम देते हैं वाइटनेस के लिए, उसमें एक ध्यान वो रखना है कि जो क्रीम देते हैं उसमें स्टीरॉयड नहीं होना चाहिए। स्टीरॉयड भी वाइटनिंग इफेक्ट देता है, और अभी कई प्रोडक्ट्स ऐसी है जिसमें स्टीरॉयड्स अगर इंक्लूडेड है, और अगर वो आपने लंबे समय तक लगा लिया तो आपकी स्किन में काफ़ी सारे डैमेजेस हो सकते हैं। वो स्किन के लेयर्स कम कर देती है,
जो है हेयर प्रोडक्शन बढ़ा देती है। कई लोगों को प्रोडक्ट्स लगाने से वहाँ पे हेयर ज़्यादा दिखने उगने लगते हैं। फिर उसको टीलेंजेक्टेसिया बोलते हैं हम, एक कंडीशन है जिसमें हम स्किन के आर पार वो जो वेन्स दिखने लगती है, क्योंकि स्किन के लेयर्स कम हो जाते हैं तो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो विजिबल हो जाएगा, तो उसको हम टीलेंजेक्टेसिया बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स जैसे हम आते हैं ना, हम तुरंत पहचान जाते हैं कि अगर आप ये ट्यूब लगा रहे हो ना, तो हाँ बोलते हैं हाँ हम लगा रहे हैं। कितने साल से लगा रहे हैं? तो 1-2 साल से। और ये कंडीशन ऐसी है कि वो अगर बंद करोगे ना तो इतनी रिबाउंड इफेक्ट आएगी कि पेशेंट वो ट्यूब लेने उसको जाना ही पड़ेगा। नहीं तो वो बोलेगा कि मेरा फेस इतना बिगड़ गया कि वो ट्यूब नहीं लगाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना हैबिचुअल हो जाते हैं पेशेंट्स। तो पेशेंट हैबिचुअल होता है या उसकी स्किन हैबिचुअल हो जाती है? पेशेंट्स हैबिचुअल हो जाते हैं क्योंकि स्किन एकदम रिबाउंड इफेक्ट आता है, उसकी बिगड़ जाती है अगर स्टॉप करें तो उसको हमें धीरे धीरे उसमें से बाहर निकालना पड़ता है। और उसके बाद वाइटनिंग के लिए हमारे पास काफ़ी प्रोसीजर्स है। उसमें एक क्यू स्विच इंडिया लेसर है जो भी पिगमेंट रिमूवल में उसमें उसका बहुत बढ़िया रोल है, एकदम सेफ है। उसके बाद केमिकल पील्स की प्रोसीजर्स आती है। उसमें ग्लाइकोलिक एसिड पील है, सैलिसिलिक एसिड पील है, कोजिक एसिड पील है, आर्ब्यूटिन पील है, मेंडलिक पील है। ऐसे काफ़ी सारे जो हम स्किन टाइप देख के उसको हम रिकमेंड करते हैं। तो हम यूजुअली एक कॉम्बिनेशन स्किन टाइप देख के उसके लिए एक कॉम्बिनेशन वाला एक बढ़िया प्लान बना देते हैं। उसमें सब कुछ इंक्लूड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसका सिटिंग्स रहते हैं। और कोई भी एक सिटिंग में आपको 15-20% फ़र्क दिखाई देने लगता है। मिनिमम 5 to 8 सिटिंग्स में बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो सभी भी ये पैटर्न्स और प्लान्स फॉलो करते हैं? यस यस यस। जैसे अभी राजकोट हमारा है, इतना बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो जैसे हम कॉन्फ्रेंस में सब डर्मेटोलॉजिस्ट मिलते हैं, तो मेट्रो सिटीज़ के डर्मेटोलॉजिस्ट है ना, तो उसके पास तो हर पेशेंट का 2 या 3 महीने का फॉलोअप फिक्स ही रहता है कि हर 2 महीने पे एक बार एक सिटिंग सेलिब्रिटीज़ रेगुलर करती है, सिटिंग्स लेते रहते हैं वो लोग। तो ये सभी जो आपने स्टीरॉइड्स वगैरह के जो इंजेक्शन बताए फेयरनिंग के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, ये भी उसमें शामिल होता है रेगुलर ट्रीटमेंट? हाँ होते हैं। राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हुई पूरी क्लिनिकल साइड जिससे आपकी स्किन हम ट्रीट करते हैं, पर रूटीन प्रोसीजर्स क्या है डेली? अगर हम लाइफ किसी एक बंदे का या बंदी का असेस करें तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जो स्किन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सेलिब्रिटीज़ की हमने बात की, वेरी बेसिक इज डाइट। उसमें आपका डाइट और स्किन का क्या रिलेशन है? डाइट का तो बहुत बढ़िया रोल है। जैसे अगर आपने क्रैश डाइटिंग किया, वेट रिडक्शन विद इन 1 or 2 months में आपने 8-10 किलो वेट कम कर दिया, तो स्किन इतना डल पड़ जाता है, रिंकल्स दिखने लगती है, एजिंग प्रोसेस दिखने लगता है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि क्रैश डाइटिंग मत करो, डाइटिशियन की एडवाइस लेके करो, वो आपको पूरा बैलेंस कर देगा कि जैसे आपकी स्किन पे भी इफेक्ट ना हो, आपका हीमोग्लोबिन भी कम ना हो और कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, उस तरह से डाइटिंग करना है आपको। क्योंकि आई गेस जब भी लोग ये डाइटिंग करते हैं तो वेट पे इतना उनका फोकस आ जाती है कि दे मिस आउट ऑन द न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल है। जो वो रश होता है कि 1 महीने में 7 किलो 8 किलो इवन 10 kgs हमें लूज़ करना है, तो उसके साथ पीपल वो नहीं समझ पाते कि उसके साथ आपके न्यूट्रिएंट्स लॉस भी होता है जो अफेक्ट सबसे पहले आएगी सबकी स्किन पर दिखता है। हाँ, वो भी डाउन होता है। जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं लोग, तो उसके 3 महीने के बाद हेयर फॉल का एक स्टेज आता ही है, क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी में उसके बाद उसका डाइट ही कम हो जाता है। तो जो बेरियाट्रिक सर्जन है वो आपको एक अच्छा प्लान देगा कि उसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो, तो जो हेयर फॉल वाला स्टेज आता है वो कम आए, ऐसा लोग सजेस्ट करते हैं। फास्टिंग बहुत करते हैं इंडिया में लोग, क्या उसका भी अफेक्ट होता है स्किन पे या फिर दैट इज़ हेल्दी? नहीं, फास्टिंग इज़ ओके। हफ्ते में एक बार फास्टिंग किया है वो तो बढ़िया है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो लोग जिम में जाते हैं वे प्रोटीन रेगुलरली वो लोग यूज़ करते हैं, उनकी स्किन पे क्या अफेक्ट आता है? ओके, वे प्रोटीन 2 जगह पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। एक
पिंपल्स प्रोडक्शन बढ़ाता है, और दूसरा जिसको जेनेटिकली प्री डिस्पोज है वो लोग को हेयर फॉल बढ़ाता है। जैसे अगर हम दवाई देते हैं, हम 1 महीने के बाद फॉलोअप में पेशेंट को बुलाते हैं, और अगर हम देखते कि जितना होना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं है, तो हम अगर डीप में जाते हैं ना, तो जिम में जाते हैं और जो लोग वे प्रोटीन लेते हैं उसको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वे प्रोटीन वो पिंपल्स को बढ़ाता है। तो हम लोग उसको वे प्रोटीन स्टॉप करके प्लांट प्रोटीन पे शिफ्ट होने का बोलते हैं। और दूसरा, जिसको हेरिडिटरी में हेयर फॉल मीन्स टाल आने वाली है, तो उसको अगर वे प्रोटीन लेते हैं तो टाल जल्दी आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वे प्रोटीन है वो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस बढ़ाता है और वो वन ऑफ द रीज़न ऑफ हेयर फॉल बन जाता है। तो उसको भी हम प्लांट प्रोटीन पे शिफ्ट होने का बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो भी बॉडी बिल्डर्स है उसके बाल कम ही हो गए। आप अब मार्क करना, अब तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब मार्क करना, जो भी बॉडी बिल्डर्स है ना उसके बाल कम हो और डेंसिटी तो रिडक्शन हो ही गया होगा। तो आइडियली प्लांट प्रोटीन पे शिफ्ट हो बढ़िया ऑप्शन है। प्लांट प्रोटीन का टेस्ट अच्छा नहीं रहता, लेकिन अभी काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसी मार्केट में अवेलेबल है कि वो टेस्ट को मास्क करके आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन के साथ नॉर्मल लोगों की लाइफस्टाइल में भी ऐसे बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स है, जैसे मल्टीविटामिन्स है, ओमेगा 3 एसिड है। तो इन सारी चीज़ों से जो सप्लीमेंट्स है उनसे भी क्या उनकी स्किन अफेक्ट होती है या आर दे आर हेल्दी? ओके, ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए अच्छा है। वो स्किन को नरिशमेंट, मॉइस्चराइज़र वो सब प्रोवाइड करेगा। और काफ़ी लोग अभी इंडिया में तो इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर आप एब्रॉड देखो तो उसमें ये सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। उसमें ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं, और वो लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं। 1 महीना जैसे विटामिन, मल्टीविटामिन लेंगे, 1 महीना बायोटिन लेंगे, 1 महीना विटामिन सी लेंगे, 1 महीना ओमेगा 3 फैटी एसिड लेंगे, ऐसा लोग करते हैं। वो ट्रेंड धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है। लेकिन विटामिन B12 है वो भी पिंपल्स बढ़ाता है, वो फेस पे भी बढ़ाएगा, और बैक एक्ने जो है वो भी वन ऑफ द रीज़न B12 का इंजेक्शन्स लेने की वजह से हो सकता है। अभी B12 डेफिशिएंसी तो सब में दिखती ही है। अगर हम वेजिटेरियन लोगों में? हाँ, वेजिटेरियन में इंडियन पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ जो वेजिटेरियंस है उसमें B12 डेफिशिएंसी तो रहती है, D3 का डेफिशिएंसी भी रहता है। और अगर हम B12 के इंजेक्शन्स ले तो पिंपल्स थोड़े बढ़ते हैं। तो वो तो B12 डेफिशिएंसी रेक्टिफाई करना तो कंपलसरी है। तो उसके साथ अगर थोड़े बहुत पिंपल्स आएंगे तो उसकी तो हम दवाई करके फिर उसका क्योर कर देते हैं, ऐसा है। लेकिन B12 का ओवर यूज़ नहीं करना है, ऐसा है। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनको भी स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं। जो डेली अपना फूड इनटेक है, स्लीप साइकिल रेगुलर है, जो डेली वर्कआउट करते हैं, उन लोगों को भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। कैसे? वैसे स्लीप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर इनएडिक्वेट स्लीप है तो आपको डार्क सर्कल ज़्यादा दिखने लगेंगे, उसकी एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। तो डेली 6-7-8 आवर्स का स्लीप तो कंपलसरी लेना ही है, और एक स्लीप का साइकिल प्रॉपर रखे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो जैसे हेल्दी पर्सन है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल कैसा है, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो वो भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत सारे यूथ है और रिसेंटली तो ज़्यादा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बहुत सारी चीज़ों से एडल्टहुड में स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगे लोगों को, स्पेशली इन देयर 20s। इसका क्या रिलेशन है और ये कैसे मॉडरेशन में होना चाहिए? राइट। इफ़ नॉट यू कैन कम्प्लीटली टेक इट आउटसाइड ऑफ योर लाइफस्टाइल। राइट। जैसे स्मोकिंग है ना, वो हेयर में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं पेशेंट तो उसको हम 1 महीना पहले स्मोकिंग बंद करने का बोलते हैं।
और ट्रांसप्लांट के 3 महीने तक स्मोकिंग बंद ही रखना है, ऐसा बोलते हैं, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। क्योंकि स्मोकिंग है वो आपका सर्कुलेशन है वो कम करेगा, हेयर फॉलिकल में जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको कम करेगा। तो अगर जैसे आपने प्लांट्स को अच्छे नरिशमेंट नहीं दिया, अच्छे वाटर इनटेक उसका कम है, तो प्लांट्स का ग्रोथ इतना नहीं होगा। सेम उसी तरह से अगर हेयर फॉलिकल को ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो हेयर फॉलिकल इतने ग्रो अच्छे नहीं होंगे। तो स्मोकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और ड्रिंक्स भी, हमारी इंडियन क्लाइमेट ऐसी है कि काफ़ी लोग हर रोज़ ड्रिंक्स लेते हैं, तो वो इंडियन क्लाइमेट में अच्छा नहीं है। यूरोपियन क्लाइमेट में तो ठीक है, वहाँ इतनी ठंडी है तो वो लोग ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में डेली ड्रिंकिंग तो अच्छा नहीं है। महीने में एक बार कोई लोग अगर शौक से लेते तो ठीक है, लेकिन उसका भी स्किन पे, हेयर पे काफ़ी सारा इफ़ेक्ट्स रहता है। 20s की बात की, जब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से एडल्ट एक्ने या और ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स आती है। बट स्पेशली आप अगर प्यूबर्टी की बात करें, एट द एज ऑफ फ्रॉम लेट्स से 9 to 13 14, फिर एडल्टहुड, फिर प्रेगनेंसी इन द वुमेंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस ड्यूरिंग मेनोपॉज, और मेंस में भी जो होता है एंड्रोपॉज, ये अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या स्किन प्रॉब्लम्स लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हाउ टू डील विद इट? ओके, प्यूबर्टी में तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक्ने, क्योंकि एक्ने स्टार्ट होता है तो पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है। और तो प्यूबर्टी में तो हमारा मेन कंसर्न एक्ने पे रहता है। और नियर मेनोपॉज जब लेडीज़ पहुंचती है तो उसमें लोगों को बड़ा दिखना, जब छोटे हैं तो बड़े दिखना है, बड़े हो जाते तब छोटा दिखना है, ऐसा है। तो तब Right. लोगों को उम्र दिखे वो अच्छा नहीं लगता है। तो अब तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे बोटॉक्स है, फिलर्स, थ्रेड वगैरह प्रोडक्ट्स है, कि जो आप एंटी एजिंग के लिए बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट देता है। हम लोग बोटॉक्स, थ्रेड, फिलर्स वो और थ्रेड वो सब आफ्टर 40s अगर रिकमेंड करते हैं। बिलो 40 एक सॉरी टू कट यू ऑफ, पर एक वो बेसिक नॉलेज ऑफ बोटॉक्स एंड फिलर्स जो लोगों को नहीं पता है, उन लोगों के बारे में दे दीजिए। ओके, बोटॉक्स है वो एक इंजेक्शन है, वो आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा। तो हम जहाँ पे अगर मस्कुलर हाइपरट्रोफी हो गई है तो वहाँ पे आपको रिंकल्स दिखाई देने लगेंगे। तो अगर हम वो मसल को रिलैक्स कर दे तो वो रिंकल्स गायब हो जाएंगे। तो जैसे बोटॉक्स है वो फोरहेड लाइंस रहती है, फिर जो गुस्सा करते हैं तो ये लाइंस आती है, फिर जैसे हंसते हैं तो यहाँ पे क्रोफिट उसको हम बोलते हैं, उसमें बोटॉक्स एकदम बढ़िया रिजल्ट देगा। वो बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाएंगे तो 6 महीना तक मसल्स रिलैक्स ही रहेंगे। तो आप 1 इंजेक्शन से 6 months 6 मंथ्स को Wow. इफेक्ट रहता है। तो एकदम मैजिक जैसा इफेक्ट लगता है। और फिर फिलर से वो एक हाइलोरोनिक एसिड जेल आता है, जिसका हम इंजेक्शंस देते हैं तो वो लिफ्टिंग इफेक्ट देता है। जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस बढ़ती है तो आपका जो फैट पैड्स है वो कम होने लगता है, तो एजिंग ज़्यादा दिखता है। तो फैट पैड्स अगर कम हो गया है तो वहाँ पे हम इंजेक्शंस लगाएंगे फिलर्स के, तो वो लिफ्टिंग देगा आपको और एजिंग आपको कम दिखने लगेगी। एक फिलर का इंजेक्शंस आपको 1 साल तक इफ़ेक्ट देगा। 1 साल के बाद धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट कम होगा। Wow. तो वो हम 1 साल या 1.5 साल तक उसका इफ़ेक्ट चलता है। Do you consider them as healthy? हाँ हाँ। Botox and fillers. और थर्ड वन है वो थ्रेड है। थ्रेड हम वैसे बेसिकली बोटॉक्स हम एक फेस है आपका, तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो बोटॉक्स है वो अपर फेस के लिए है, फिलर है वो मिडल फेस के लिए है, और थ्रेड है वो लोअर फेस के लिए है। जैसे आपके ये मसल्स का लिच गए हैं तो उसको हम थ्रेड डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक डालेंगे और उसको खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ दूसरा थ्रेड डालेंगे, उसको हम खींच लेंगे, तो वो लिफ्टिंग इफेक्ट देगा पूरा। थ्रेड चीज़ ऐसी है कि उसको हम अंदर डाल के, नीडल्स के साथ अंदर डाल के उसको लिफ्ट करके फिर थ्रेड को वहाँ छोड़ देना है, वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा विदिन 1 to 2 months अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन वो आपको पूरे फेस को लिफ्टिंग दे जाएगा और उसकी भी इफेक्ट 1 से 1.5 साल तक रहती है। वाह,
तो ये चीज़ ऐसी है कि हम आफ्टर 40s हम रिकमेंड करते हैं। और बोटॉक्स तो इवन 25-30 ईयर्स की एज वाले भी जब ज़रूरत पड़े तब लेते हैं। काफ़ी लोग जैसे मैरिज वगैरह इवेंट्स है तो वहाँ पे बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगवाते हैं, 25 की एज पे भी लगवाते हैं। और तब तक हम काफ़ी नेचुरल प्रोसीजर्स है, जैसे एक वेम्पायर फेस लिफ्ट प्रोसीजर है, जिसमें हम पेशेंट का ही ब्लड निकालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स अलग करते हैं, प्लेटलेट्स अलग करते हैं, प्लेटलेट्स में से काफ़ी ग्रोथ फैक्टर्स अलग करते हैं और उसको हम इंजेक्ट करते थे। तो उसका भी एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया रहता है। तो हम आफ्टर 30 और 35 एवरी 6 मंथ्स पे एक वेम्पायर फेस लिफ्ट का सेटिंग का बोलते हैं। तो उसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है कि आप 50 साल 60 साल के होगे तो भी आपको इतना एज नहीं दिखेगा। वेम्पायर इफेक्ट। हाँ, वेम्पायर फेस लिफ्ट वो नेचुरल प्रोसेस है एक पूरा। वेम्पायर के अलावा चीज़ जिन 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 चीज़ों की आपने बात की, बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड की बात की, आपने कहा कि वो आप 40s के बाद रिकमेंड करते हैं। तो क्या 40s के बाद, मतलब मेनोपॉज के टाइम पे और एंड्रोपॉज के टाइम में इम्यूनिटी कम नहीं हो जाती कि ये डेंजरस है, या फिर दिस इज़ गुड आफ्टर 40s ओनली? 40 तक तो हमारा 30 तक हमारा कोलेजन प्रोडक्शन बनता ही है। कोलेजन एक सब्सटेंस है, वो आपको स्किन को हेल्दी रखेगा। आफ्टर 30 कोलेजन प्रोडक्शन अपने आप बनना बंद हो जाता है। अगर आप कोई प्रोसीजर ऐसे करते हैं तो ही उसको कोलेजन प्रोडक्शन का बूस्टिंग मिलेगा, अदरवाइज कोलेजन प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो 30 to 40 के बीच में धीरे धीरे आपको एजिंग इफेक्ट दिखाई देने लगेगी, ऐसा है। और आफ्टर 40 तो अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फटाफट एजिंग दिखने लगता है। तो ये सब प्रोडक्ट्स यूजुअली आफ्टर 40 हम लोग रिकमेंड करते हैं, ऐसा है। तो मतलब वो तो ज़रूरत ही नहीं रहती, राइट, मतलब दैट इज बेस्ड ऑन द नीड्स, और वो इम्यूनिटी के साथ उसका रिलेशन नहीं है कि इट अफेक्ट्स योर इम्यूनिटी। ना इम्यूनिटी के साथ कोई नहीं है। हमने मेकअप की भी बात की। आपने बोला कि मेकअप है तो रेगुलर उसका स्किन केयर होना चाहिए रात को सोने से पहले। मेकअप के क्या डूज एंड डोंट्स है? बेसिकली मेकअप है वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से सेलेक्ट करना है आपको। आप कहीं भी जाओगे, अच्छी ब्रांड के जो मेकअप आप अगर परचेस करने जाओगे तो उसमें एक टेस्टर तो रहता ही होगा। तो आप टेस्ट करके आपको पता चल जाता है। जैसे ऑयली स्किन है तो उसको वाटर बेस्ड मेकअप यूज़ करना है, और अगर ड्राई स्किन है तो वो ऑयल बेस्ड मेकअप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल बेस्ड है या वाटर बेस्ड है वो कैसे पता चलेगा कि जैसे आपने लगाया, मेकअप लगाया, और अगर इतना ऑयली चिपचिपा नहीं है, थोड़ी देर में वो उठ गया ऐसा लगता है, तो दैट मीन्स वाटर बेस्ड मेकअप है। और ऑयल बेस्ड मेकअप है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो उसका मेन वहाँ पे इफ़ेक्ट आता है कि जैसे एक्ने वाला पेशेंट है तो उसकी स्किन तो ऑयली रहेगी, तो उसको ऑयल बेस्ड मेकअप यूज़ नहीं करना है। जैसे हम विंटर आता है तो उसको मॉइस्चराइज़र देते हैं, मॉइस्चराइज़र सब ऑलमोस्ट सब ऑयल बेस्ड रहता है। तो अगर उसने ऑयल बेस्ड मेकअप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना स्टार्ट किया तो उसके पिंपल्स बढ़ जाएंगे। तो उसको हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र देते हैं कि जिससे उसके पिंपल्स बढ़े नहीं। और दूसरा है सनस्क्रीनिंग। सनस्क्रीनिंग में भी मोस्ट ऑफ सनस्क्रीनिंग ऑयल बेस्ड ही हो गए। तो जो एक्ने वाला पेशेंट है वो अगर ऑयल बेस्ड सनस्क्रीनिंग यूज़ करेगा तो उसके पिंपल्स बढ़ने लगेंगे। उसको भी हम जेल बेस्ड सनस्क्रीनिंग आते हैं कि जो पिंपल को बढ़ावा ना दे, ऐसा रिकमेंड करते हैं। मेकअप में भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आपका मेकअप है उसमें SPF कंटेंट है तो आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सच है? हाँ, अगर SPF कंटेंट मोर देन 30 या 40 है तो अगर सेपरेट सनस्क्रीनिंग की ज़रूरत ना भी हो, ये सही बात है। स्किन केयर की हम बात करें, ऑयली और नॉर्मल स्किन, और नॉर्मल एंड ड्राई स्किन, ये सभी स्किन टाइप्स के लिए बेसिक स्किन केयर रूटीन की हम बात करें जो डेली लोग घर पे कर सके, वो डेली अपनी लाइफस्टाइल में ये इंक्लूड कर सके, तो वो सेपरेट स्केड्यूल्स कैसे फॉलो कर सकते हैं कि उनकी स्किन एटलीस्ट हेल्दी रहे, क्लिनिकल चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े? उसके लिए काफ़ी सारे सीरम्स अवेलेबल है मार्केट में। और सब सीरम चीज़ ऐसी है कि जैसे
हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, लगा ही रहा होगा। तो सीरम है ना, वो जो भी रिजल्ट है उसको मेंटेन करेगा। वो उसकी कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं है। जैसे दाग है तो कोई सीरम लगाने से दाग नहीं जाएंगे, लेकिन हमने अगर दाग निकाल दिया उसके बाद दाग ना आए, उसको मेंटेन करना है, तो उसको सीरम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीरम में जैसे सुबह में आपने फेस वॉश किया, उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद अगर बाहर जाना है तो 5 मिनट के बाद आप सनस्क्रीनिंग लगा के बाहर जा सकते हो। फिर रात को अगर पिंपल्स वाली स्किन है तो वो लोग नियासिनामाइड वाले सीरम लगा सकते हैं, क्योंकि नियासिनामाइड सीरम है वो ओपन पोर्स भी कम करेगा, पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन में भी हेल्पफुल रहेगा। फिर जैसे जिसकी ऑयली स्किन है, जिसको एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए, जैसे आफ्टर 40, तो वो लोग रेटिनॉइड्स वाले सीरम लगा सकते हैं। अभी AHA BHA वाले भी सीरम्स अवेलेबल है, तो वो भी आप अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। AHA BHA सीरम है तो हम उसको डेली नहीं रिकमेंड करते, वो हफ्ते में 2 बार लगाना है। बाकी के टाइम में आप या तो नियासिनामाइड वाला सीरम लगाओ, या तो विटामिन C वाला सीरम लगाओ। विटामिन C का भी पिगमेंटेशन रिमूवल में बहुत अच्छा रोल है, ग्लो शाइनिंग उसमें भी बहुत अच्छा रोल है। तो रात को आप या तो विटामिन C सीरम लगाओ या नियासिनामाइड सीरम लगाओ। अगर आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी चाहिए तो नियासिनामाइड के साथ आप हफ्ते में 2 बार AHA BHA सीरम भी यूज़ कर सकते हो, ये ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल या ड्राई स्किन के लिए। नॉर्मल टू ड्राई। और अगर ऑयली स्किन है तो उसमें हम रेटिनॉइड्स वाले सीरम रिकमेंड करते हैं। फिर सैलिसिलिक एसिड वाले भी सीरम्स आते हैं, वो भी हम उसको, अगर ऑयली स्किन है तो ऑयलनेस कम करने के लिए वो भी हम रिकमेंड करते हैं। स्किन के रूटीन्स का आपने बताया, तो ये रूटीन्स 12 मंथ्स राउंड द ईयर वैलिड है, या फिर सीज़न के हिसाब से भी चेंजेस लाने चाहिए इसमें? नहीं, सीज़न के हिसाब से भी चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि जैसे विंटर में स्किन ड्राई हो जाएगी, समर में ऑयली हो जाएगी। जो नॉर्मल स्किन है वो फ्लक्चुएट करेगा, वो विंटर में यहाँ पे जाएगा, समर में यहाँ पे जाएगा, तो उसके लिए वो थोड़े बहुत चेंजेस तो रखने ही पड़ेंगे हमको। क्या रूटीन में क्या लोग चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग समर? लाइक समर में इट्स वेरी बेसिक, यू यूज़ सनस्क्रीन रेगुलर यूज़ करो, आप प्रोटेक्टेड रहो, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर मानसून और विंटर्स स्पेशली में क्या कर सकते हैं लोग? जैसे अगर विंटर है तो आपको जो प्रोडक्ट्स है वो लगाने का टाइमिंग्स कम करेंगे हम लोग। जैसे समर में हम ओवर द नाइट देते हैं, तो वही प्रोडक्ट्स हम अगर विंटर में दे तो 1 आवर रख के फिर वॉश कर दो रात को, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि विंटर में स्किन थोड़ी ड्राई हो जाएगी, तो जैसे AHA BHA रेटिनॉइड से सैलिसिलिक है, वो ड्राइनेस थोड़ा बढ़ाएगा, तो उसको ज़्यादा एक्सफोलेशन होने लगेगा। तो ऐसे टाइमिंग्स का सेटिंग करके आप सीज़न के वेरिएशन ले सकते हो। उसके अलावा कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से डेली होम केयर रेमेडीज़ जो लोग कर पाएँ, जैसे एलोवेरा बहुत से लोग यूज़ करते हैं स्किन के लिए, ऐसी और प्रोडक्ट्स जो घर पे हम यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्लांट्स? एलोवेरा तो इंडिया में आजकल बहुत पॉपुलर है, और लोग जैसे अपने घर पे प्लांट्स है तो वो काट के फिर उसको उसमें से जूस निकाल के पीते भी। बाल में लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं। उसको हम बोलते हैं कि अभी मार्केट में रेडीमेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो इतना आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग हम लोगों को आके बोलते कि अगर जैसे नीम की पत्ती से नहाए तो कैसा रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं कि अभी ज़माना ऐसा है कि आप नीम का पेड़ गोतोगे, वहाँ से काटोगे, उसको उबालोगे, फिर उसको नहाओगे, टाइम कंज्यूमिंग। उसकी जगह मीन्स रेडीमेड सॉप्स अवेलेबल है, उससे आप नहाओ, इतना क्यों करते हो? हम उसको मना नहीं करते, कि हमको पूछते हैं कि कैसा रहेगा, तो नहीं अच्छा रहेगा। टाइम है तो अच्छा रहेगा। अगर फैमिली मेम्बर्स कोई एल्डरली पर्सन है वो रिकमेंड कर रहा है तो उसको ना नहीं बोलना है, 1-2 बार ना लो, बाकी अदरवाइज फास्ट लाइफ है तो उसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट्स ऐसे अवेलेबल है ही। हम आई गेस बहुत से लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, कि अगर आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हैं तो नेचुरली अगर स्किन बेटर हो रही है तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड केमिकल्स को स्किन पे क्यों आजमाना है। आई गेस ये
थिंकिंग है उन लोगों का, रहा होगा। राइट। कोरियन स्किन केयर के बारे में क्या कहना है आपका? वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कोरियन स्किन, और कोरियन स्किन ग्लो, कोरियन स्टोन्स, कोरियन रोलर्स आते हैं, वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, ऐसा बहुत कुछ आजकल बहुत ट्रेंडिंग है मार्केट में। लेकिन कोरियन स्किन है वो तो नेचुरली उसका ग्लो ही अलग ही रहता है, उतना ग्लो तो हम इंडियन स्किन नहीं ले सकते, और उसका स्किन टाइप ही ऐसा है उस वजह से। लेकिन मीन्स हाँ ये सब अच्छे है, जो स्टोन्स है वो मीन्स योगा की तरह, एंटी एजिंग की तरह, स्ट्रेस रिलीवर की तरह वो सब वर्क करेंगे। तो हाँ वो कोरियन प्रोडक्ट्स अच्छे है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्यों लगता है लोग इतने पागल क्यों हैं कोरियन स्किन केयर के बारे में? ड्यू टू सोशल मीडिया ओनली। अदरवाइज क्लिनिकली अगर हम बात करें तो इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं कोरियन स्किन केयर और नॉर्मल क्लिनिकली प्रूवन स्किन हैक्स में। हाँ हाँ राइट। और एक चीज़ लोग सेलिब्रिटीज़ को देख के बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो है आइस बाथ एंड आइस लाइक फेस वॉश, जो 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वॉट एवर डॉक्टर रिकमेंड्स और देयर न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड, वो अपना फेस वो आइस बाथ में डालते हैं। उसका कहाँ तक वो सच है और कहाँ तक वो इफेक्टिव है? आइस जो पिंपल्स वाले पेशेंट आते हैं ना, वो सब आइस लगाते हैं उस कि वो सोचते हैं कि पिंपल्स कम हो जाएंगे, लेकिन आइस का पिंपल्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं रहता है। और वैसे कोई साइंटिफिक स्टडी ऐसा नहीं है कि आइस बाथ इतना हेल्पफुल है, नहीं है। दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ओनली। इसके बिहाइंड कोई ऐसे साइंटिफिक स्टडीज नहीं है कि प्रूवन साइंटिफिक स्टडी हो कि जो नहीं ये वर्क करेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में रिसेंटली एक प्रॉब्लम है जो बहुत से लोगों को हो रहा है, रिंगवर्म, जिसको मे बी हम लेम लैंग्वेज में दादर भी बोलते हैं। इसका स्किन के क्या ये इतना कितना सीरियस होता है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? ओके, आजकल रिंगवर्म है वो बहुत रेजिस्टेंट कंडीशन बन गया है। उसका रीज़न है कि लोग जैसे भी रिंगवर्म थोड़ा बहुत इचिंग स्टार्ट होता है तो लोग ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में ट्रिपल कॉम्बिनेशन मीन्स उसमें स्टीरॉयड भी रहेगा, एंटी फंगल क्रीम भी रहेगा और एंटी बैक्टीरियल क्रीम भी रहेगा, और उसकी कॉस्ट बहुत कम रहती है, जैसे 30-40 रुपीज़ का ट्यूब आ जाएगा। और वो लगाने से स्टीरॉयड है तो उसको तुरंत मास्किंग इफेक्ट मिलेगा, जैसे स्टीरॉयड है तो इचिंग बंद हो जाएगा। लेकिन स्टीरॉयड है ना वो रिंगवर्म के जो जर्म्स है उसको रेजिस्टेंट बना देता है, और जैसे भी ट्यूब बंद करते हैं तो वो डबल जोर से वापस आता है। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसी बहुत सी ट्यूब यूज़ करके के बाद हमारे पास आते हैं, और हम जब एंटी फंगल क्रीम लिखते हैं उसको तो उसको इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता। तो वो लोग बोलते हैं कि सर आप ये आपकी 300 रुपये की ट्यूब है, उससे तो वो 30 रुपये की ट्यूब में मुझे तुरंत फ़ायदा मिल रहा था, लेकिन 30 रुपये की ट्यूब जितनी भी आप लगाओगे उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। वो उसको पता नहीं, हम उसको बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है आपका परमानेंट क्योर देगा। तो धातर के पेशेंट बहुत बढ़ गए, उसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि लोग ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसमें स्टीरॉयड्स रहता है, उसकी वजह से दादर बहुत रेजिस्टेंट बन गई है। और उसको हम 3 महीने का कोर्स करवाते हैं प्योर एंटी फंगल विदाउट एनी स्टीरॉयड्स, तो वो परमानेंटली चली जाती है, ऐसा है। राइट। बहुत सारे मिथ्स है स्किन के रिलेटेड जो हम डीबंक करना चाहेंगे। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आर ऑलवेज बेटर फॉर योर स्किन। ऐसा तो कुछ नहीं है, दिस इज़ प्योरली अ मिथ। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करो, लेकिन प्रूवन जो फॉर्मूला है वो कोई डैमेज तो नहीं करती स्किन को। और अगर आप प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपर स्किन टाइप देख के फिर आप प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। यू मीन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आर गुड बट ऐसा नहीं है कि दे आर ऑलवेज गुड। हाँ ऐसा नहीं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस पर भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं। राइट। स्किन केयर की हमने बात की थी। लोगों को ये मिथ है कि अगर सन नहीं है, आउटडोर कंडीशन नहीं है, अगर आप इंडोर हो या फिर क्लाउडी कंडीशंस है तो सनस्क्रीन यूज़ करना इतना ज़रूरी नहीं है। नहीं ये भी एक पूरा मिथ है।
सनस्क्रीनिंग लोग समर में यूज़ करते हैं, विंटर में, मानसून में नहीं करते, तो उससे भी टैनिंग तो आ ही जाएगा। वैसे सन अल्ट्रावायलेट रेज है वो हर सीज़न में एक समान ही आते हैं, और समर में आपको थोड़ा हीट महसूस होगा, तो उस वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है। लेकिन समर में सनस्क्रीन तो यूज़ करना है, लेकिन विंटर में और मानसून में भी यूज़ करना ही है, क्योंकि अगर यूज़ नहीं किया तो अल्ट्रावायलेट रेज का तो इफ़ेक्ट होगा ही होगा। वो तो हर सीज़न में एक समान ही आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट करेगा। तो आपको हर सीज़न में सनस्क्रीन यूज़ करना ही है। राइट। ऑयली स्किन की हमने बात की। लोग सोचते हैं कि ऑयली स्किन वाले लोगों को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्या ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऑयली स्किन वाले को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन वो लोग ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना अच्छा है उसके लिए। क्योंकि जैसे आप फेस वॉश करोगे तो थोड़ी देर के लिए तो आपकी स्किन में टाइटनिंग वगैरह लगेगा, आपको फील होगा कि कुछ मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊं। तो ऑयली स्किन वाले को भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन उसके लिए मॉइस्चराइज़र डिफरेंट यूज़ करना। और एक चीज़ लोग सोचते हैं कि अगर आप कोई स्पेसिफिक स्किन केयर प्रोडक्ट की ब्रांड यूज़ कर रहे हो, जैसे कि हम फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड का, और हम सीरम भी यूज़ कर रहे हैं एट द नाइट, तो उन लोगों को सेम ब्रांड की ही प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए फॉर द बेटर रिजल्ट्स। इज़ दिस ट्रू? नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप कोई शैम्पू यूज़ करते हो, आप डव का शैम्पू यूज़ करते हो, तो डव का ही कंडीशनर यूज़ करना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई अलग कंपनी का कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। उस तरह से आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कंपनी के हिसाब से नहीं। तो सेम कंपनी का ही सब प्रोडक्ट्स रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोग फ्रीक्वेंटली अलग अलग प्रोडक्ट से अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, दे कीप ऑन स्विचिंग द प्रोडक्ट्स। क्या ये अच्छी बात है उनकी स्किन के लिए, या फिर ये डैमेज कर दिया स्किन को? हाँ, डैमेज तो नहीं कर दी। वैसे लोग हमको पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा शैम्पू लिख दो कि हम हमेशा वही यूज़ करें। तो हमारे पास ऐसे काफ़ी मेडिकेटेड माइल्ड शैम्पूस है, लेकिन हम उसको बोलते हैं कि जैसे आप ये डव है, सनसिल्क, लॉरियल है, ट्रेस्मी है, ऐसी काफ़ी प्रोडक्ट्स है, उसके जो शैम्पूस है वो माइल्ड ही है, वो डेली यूज़ के लिए ही है। तो आप एक ही प्रोडक्ट्स बार बार यूज़ करोगे तो आप 6-12 महीने के बाद आपको मीन्स उससे आप उबल जाओगे। तो थोड़ा बहुत तो चेंज सबको लेना ही पड़ता है। तो आप थोड़ा बहुत कंपनी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांड हमेशा लाइफ टाइम यूज़ करना है। लेकिन ये आप जो भी यूज़ करो, आप देख के फिर माइल्ड आपके स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करो। पर उसकी कंपनी जो चेंज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपकी स्किन डैमेज हो जाए। हाँ, इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं हो जाए। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया और वो ले लिया, कई लोगों को ऐसी आदत रहेगी, जो भी नया देखेगा वो ले आएगा तो वो नहीं करना चाहिए। राइट। लोग सोचते हैं कि जब फेस वॉश या कोई भी यूज़ करते हैं और जब भी फेस क्लीन करते हैं तो हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से आपके पोर्स खुल जाते हैं या बंद हो जाता है? ओके, ये थोड़े बहुत हद तक सही बात है। जैसे हम पिंपल्स के ब्लैकहेड्स निकालना है तो उसको हम स्टीम बात देते हैं। जैसे स्टीम देंगे तो पोर्स ओपन हो गए, तो उसके बाद हम ब्लैकहेड्स आराम से निकाल सकते हैं। उस तरह से आपने अगर हॉट वाटर यूज़ किया है तो ओपन पोर्स थोड़े डायलेट हो गए, अगर आपने कोल्ड वाटर यूज़ किया है तो पोर्स थोड़े कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, वो सही बात है। लेकिन हमको तो मीन्स फेस वॉश करना है तो टैप वाटर से ही करना है। अगर गर्मी है तो गर्म पानी थोड़ा आएगा, ठंडी है तो थोड़ा ठंडा पानी आएगा, जो भी पानी आता है यूज़ करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली इस एपिसोड से लोगों को फ्री स्किन केयर एडवाइस बहुत सारी मिली है आज, पर जब वो क्लिनिकल एक्सपर्ट को कंसल्ट करते हैं, गुड डर्मेटोलॉजिस्ट को जब भी वो कंसल्ट करते हैं, तो हाउ कैन दे आइडेंटिफाई कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड है और ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट वी शुड अवॉइड? ओके, आजकल एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट नाम लोग अपने पीछे लगाते हैं। तो बेसिकली कई सारे डेंटिस्ट लोग और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो एक कॉस्मेटोलॉजी का 1 हफ्ते का कोर्स आता है, वो लोग 1 हफ्ते का कोर्स लेके उसका सर्टिफिकेट क्लिनिक में लगा देते हैं और उसको अपने आप को कॉस्मेटोलॉजिस्ट बना देते हैं। तो 1 हफ्ते में आप स्किन का जो
बेसिक सब है वो आप सीख नहीं सकते। ये लोग फिर बाद में जो पेशेंट आता है उसकी टाइप है उसके मुताबिक प्रोसीजर करनी चाहिए। वो अगर नहीं करते तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स दिखती है, तो उस वजह से प्रोसीजर्स फिर बदनाम होती है। तो आपको जब भी कोई ऐसी प्रोसीजर करानी हो या तो आप स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट कर रहे हो तो आप डॉक्टर की डिग्री ज़रूर देखना। हम MBBS करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी होता है। तो MD डर्मेट है वो हमारी डिग्री है। डिप्लोमा डर्मेट भी डर्मेटोलॉजिस्ट है लेकिन उसके पास डिप्लोमा होल्डिंग डिग्री है, तो वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट का पूरा डिग्री चेक करना, या तो MD या तो डिप्लोमा डर्मेटोलॉजी होना चाहिए। उसके पास ही अगर ट्रीटमेंट लोगे तो आपको सही वे मिलेगा। अगर ऐसे कॉस्मेट जैसे नाम लिखा है, कोई डिग्री नहीं लिखी है और सिर्फ कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऐसा लिखा है, तो उसके पास जाना मेरे हिसाब से हितावा नहीं है। आपकी स्किन डैमेज हो सकती है वहाँ पे लोग मेनली इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सेम या सिमिलर ट्रीटमेंट मैं बोलूँगा कि चीपर प्राइस में देते हैं। वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? वैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारे पास लेसर हेयर रिमूवल मशीन है। वो एक अल्मा सुप्रानो जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, उसका ट्रिपल वेवलेंथ, उसमें 3 लेसर एक साथ डिलीवर होते हैं, वो मशीन है। वो मशीन 45 लाख का है। और सेम लेसर हेयर रिमूवल मशीन सिर्फ डायोड एक ही लेसर रहेगा, और चाइनीज़ मशीन आपको 1.5 लाख में भी मिल जाएगा। तो अभी तो काफ़ी सारे ब्यूटी पार्लर्स भी 1.5 लाख वाला चाइनीज़ मशीन्स लेके फिर लेसर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो वो FDA अप्रूव्ड मशीन नहीं है, उसमें स्किन डैमेज होने के चांसेस है। उसमें जो पैरामीटर्स है जैसे FDA अप्रूव्ड मशीन से उसके पैरामीटर्स फिक्स रहते हैं कि ये स्किन टाइप है तो ये पैरामीटर देना है। उसमें पैरामीटर्स कोई फिक्स नहीं रहता, उसमें स्किन डैमेज होने के काफ़ी सारे चांसेस है। तो उस वजह से अगर आप हाई एंड की मशीन्स यूज़ करते हो तो नेचुरली उसका कॉस्टिंग तो रहता ही होगा। और लो प्राइस में अगर जाते हो तो वो आप चाइनीज़ मशीन यूज़ करेंगे तो उसमें स्किन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो बेसिकली ये कैटेगरी जो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन अ फेक और सो कोल्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एक बेटर डर्मैट, राइट? बहुत सारे लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस स्किन की वजह से अफेक्ट होता है। आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, आप डेली स्किन केयर रूटीन सिर्फ अपनाओ। सीरम्स, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश, सनस्क्रीनिंग वो आप यूज़ करो। थोड़ा प्रॉपर नींद लेना है, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल अवॉइड करना है, प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, और एक प्रॉपर लाइफस्टाइल रखोगे तो स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करेगी। ऐसा है, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। सो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ऐसी चीज़ों से भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वी हैव डर्मेट इन आवर कंट्री, वेरी क्वालिफाइड डर्मेट, बट आइडेंटिफाई कि जो फेक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और बेटर डर्मेट है। बट थैंक यू सो मच सर। अगर आप और कुछ ऐड करना चाहें इस स्किन एक्सपर्ट के एपिसोड में तो प्लीज़ फील फ्री टू। अरे नहीं, उसके लिए हम दूसरा एपिसोड बनाएंगे। Definitely. Thank you so much, sir, for being here today with us on Voices of Impact with Arjun Mirani. बहुत सारी स्किन एक्सपर्ट का फ्री कंसल्टेशन लोगों को मिला है आज। अगर और भी कुछ रहा तो हम लोगों के क्वेश्चंस लेके और एक एपिसोड ज़रूर करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू सर।